हेलो एंड वेलकम टू कंपटीशन डॉक्टर। मेरा नाम शुभम है और मोशन की आज ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने जो है दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होता है, वेग क्या है, चाल क्या है, त्वरण क्या है, इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ा था कि यूनिफॉर्म मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, इन सब चीज़ों को भी समझने की कोशिश की थी। ठीक है, जैसा कि जो एग्जाम ट्रेंड्स चल रहे हैं, अब वन लाइनर क्वेश्चन करने से या हम 500 क्वेश्चन की सीरीज लाए और फिजिक्स खत्म कर दी, या 1000 क्वेश्चन की मैराथन लाए जो आजकल चल रहा है 10 सेकंड में आईएएस बने, उन चीज़ों से चीज़ें हो नहीं पाएंगी। आपको बेसिक से लेके एडवांस तक जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्लास जो है इसमें आपको थियरी बेसिक कराई जा रही है। ऐसी ही क्लासों को कराने के लिए लोग कोर्स बेचते हैं कि ये मेरा ये बैच आ रहा है और आप ले लीजिए, इसमें आपको हम बेसिक से करा रहे हैं। तो हम आपको बेसिक्स करा रहे हैं जो कि बिल्कुल फ्री है और कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं जा रही है। इसीलिए हम छोटे छोटे पार्ट्स में क्लास को लेके आ रहे हैं, 20-20, 25-25, 30-30 मिनट की क्लास है, आधा आधा घंटे की क्लास लेके आ रहे हैं, ताकि आप एक बार पढ़ें, उसके बाद ये ना रहे कि 1 घंटे की क्लास है, आधी पढ़ी आधी छोड़ दी। ठीक है ना, आप इसको पढ़िए और मैं गारंटी करता हूँ जिस दिन आप फिजिक्स खत्म होगी उसके बाद जब हम इसका प्रैक्टिस सीरीज लेके आएंगे, प्रीवियस ईयर सीरीज लेके आएंगे, और जब 3 चीजें आप कर चुके होंगे तो किसी भी एग्जाम के लिए जहां भी फिजिक्स पूछी जाती है वहां पे आप अच्छा कर रहे होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं गति के समीकरण की। ठीक है, अब गति में क्या है कि गति के 3 समीकरण है। ठीक है, ये समीकरण समान त्वरण वाली रेखीय गति पर लागू होते हैं। अब रेखीय गति, लीनियर मोशन, कल हमने बताया था ना कि कार है वो ऐसे सीधे को चल रही है तो ये लीनियर मोशन है। समान त्वरण क्या है कि एक्सेलरेशन जो है उसकी वैल्यू समान है हर जगह पे। ठीक है, एक्सेलरेशन का हमने मात्रक क्या बताया था, पेपर में डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, अब जहां भी आपको हमने सिंबल इसलिए लिख दिया कि जहां भी यू भी ये आपको यू दिखेगा, इसका मतलब ये है कि प्रारंभिक वेग की बात की जा रही है। इनिशियल वेलोसिटी को यू से डिनोट करेंगे। ठीक है ना, वी से करेंगे डिनोट फाइनल वेलोसिटी को, मतलब अंतिम वेग को। त्वरण को ए से करते हैं, और ये याद रखना हरदम, डिस्प्लेसमेंट को यस से करते हैं, और टाइम को टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये बहुत बेसिक जानकारी थी। पहला समीकरण देखते हैं क्या है। अब पहला समीकरण क्या है, v बराबर u प्लस ए टी। हमने बताया था v को किससे करते हैं, अंतिम वेग से। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी। u को किससे करते हैं, इनिशियल से, प्रारंभिक वेग से। ठीक है ना, ए त्वरण है और टी टाइम है, तो अंतिम वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस त्वरण गुणे समय। ये पहला गति का समीकरण है। ठीक है, अब एग्जाम में पूछ लिया जाए कि पहला गति का समीकरण जो है वो वेग और समय के बीच के संबंध को बताता है। ठीक है, वेग और समय के बीच के संबंध को बताता है। ठीक है, अब एक एग्जांपल लिए कि एक कार है जो स्थिर अवस्था से चलना शुरू होती है। एक गाड़ी है यहाँ पे खड़ी थी। ठीक है, वो स्थिर अवस्था से चलना शुरू करती है। भाई स्थिर अवस्था में उसकी जो इनिशियल स्पीड थी, प्रारंभिक वेग था u, वो कितना है, 0 है, क्योंकि प्रारंभिक वेग कुछ था, स्थिर थी वो उसकी अवस्था। उसके बाद उसने कहा कि 2 मीटर पर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से, अब ए बराबर क्या हो गया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसने एक्सेलरेट किया, 5 सेकंड तक चलती है। टाइम कितना लिया चलने में उसने, 5 सेकंड तक चलती है टोटल वो। ठीक है, 5 सेकंड तक चलती है, तो हमने कहा कि भाई टाइम टी बराबर 5 सेकंड। अब हमने क्या किया, फार्मूले में उठा के रखना शुरू किया। फार्मूला हमारा क्या है, वी बराबर यू प्लस ए और टी। यू हमने बताया कि भाई 0 है, क्योंकि इनिशियल स्पीड यही है, वो खड़ी थी तो उसका कोई वेग ही नहीं था, तो 0 है। वी फाइनल स्पीड, निकालना क्या है, अंतिम वेग बताओ, तो ये वी हमें निकालना है। ए हमको पता है, ए कितना है, 2 है, और टी कितना है, 5 सेकंड है, हमने गुणा कर दिया। ठीक है, तो आया 10 मीटर पर सेकंड। कैसे आया, 2 जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और 5 जो है ये सेकंड है। ठीक है, तो सेकंड से सेकंड कटेगा तो मीटर पर सेकंड आएगा यहाँ से, तो इस तरह आंसर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब आते हैं दूसरा समीकरण देखते हैं। गति का दूसरा समीकरण क्या है, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये समीकरण दूसरा है। इसमें यस क्या है, अभी बताया था आपको शुरू में ही, एस विस्थापन है, यू जो है इनिशियल वेलोसिटी जो सब में होता है, टी टाइम, और ए एक्सेलरेशन है। दूसरा समीकरण बताता है कि किसी वस्तु ने दिए गए समय में कुल कितना विस्थापन किया। ठीक है, एक टी टाइम में उसने कितना विस्थापन किया, मतलब अभी ए पे है और बी पे चली गई। ठीक है, तो ये यहां से इसका यहां तक का विस्थापन है। अब विस्थापन है तो विस्थापन प्लस में भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, हमने बताया है ना। ठीक है, तो यस कुछ भी, विस्थापन कुछ भी हो सकता है। और टी टाइम में उसने कितना विस्थापन किया, हरदम याद रखना, टी टाइम में
और कितना विस्थापन किया, कितने किलोमीटर, मीटर, ये माइल जिसमें भी मापेंगे वो हम बाद में बात करेंगे, ठीक है ना। तो किया ये बताता है जब वह एक समान त्वरण तो इसमें एक्सेलरेशन ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक्सेलरेशन 5 किलोमीटर पर सेकंड है, वहां पे कुछ और है, समान त्वरण से, ठीक है। तो हरदम याद रखना, दूसरा समीकरण बताता है कि किसी वस्तु ने दिए गए समय में कुल कितना विस्थापन किया जब वह एक समान त्वरण से चल रहा हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, हरदम याद रखना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। एक तो आपको विस्थापन, ठीक है, कितने समय में, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब एक समान त्वरण से, ठीक है। जिसमें जब यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की बात करते हैं ना, तो एक चीज हरदम याद रखना कि जो यू टी है, यू क्या है आपको बताया ना, प्रारंभिक वेग, तो ये बताता है प्रारंभिक की वेग की वजह से कितनी दूरी तय करी, यूटी बताता है, और हाफ ए टी स्क्वायर बताता है कि त्वरण की वजह से कितनी दूरी तय करी, ठीक है। टी टाइम में कितना त्वरण लगा, प्रारंभिक वेग टी टाइम में कितना लगा, ठीक है। तो ये अगर पूछ लिया जाए हाफ आधा आधा करके एग्जाम में, तो ये बता देना कि यूटी जो है वो प्रारंभिक वेग की वजह से तय की गई दूरी बताता है, और हाफ ए टी स्क्वायर त्वरण की वजह से तय की गई दूरी बताता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक कार जो है 5 मीटर पर सेकंड की प्रारंभिक वेग से चल रही है, तो अब इनिशियल स्पीड कितनी है उसकी, 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। 2 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से 4 सेकंड तक त्वरण करती है, त्वरण दिया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टी दिया है 4 सेकंड, ठीक है। अब हमने रखना शुरू किया, तो हमको कुल विस्थापन बताना है, यस की वैल्यू निकालनी है, यस कितना होगा हमें ये जानना है, ठीक है। तो हमने रखा भाई u बराबर 5, यहाँ से t बराबर 4 सेकंड, हाफ इसके फार्मूले में है, ए त्वरण कितना हुआ 2 मीटर सेकंड स्क्वायर, और टी 4 है, मल्टीप्लाई करा तो आ गया 36 मीटर इसका विस्थापन हुआ, मतलब ए से बी अगर कार पहुंची तो उसको छत उसका विस्थापन कितना हुआ 36 मीटर का हुआ। अब ठीक है, अब तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये 5 मीटर पर सेकंड की प्रारंभिक वेग कैसे हो गई, ये चीज थोड़ा समझ लो यहाँ पे, अगर समझ पाओ तो। एक कार यहाँ पे मान लो खड़ी है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, और यहाँ, ठीक है, ऐसे बना लेते हैं। अब हम यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, तुम खड़े हो यहाँ पे, तो तुमने अब प्रारंभिक वेग इसका 5 मीटर पर सेकंड कैसे है, क्योंकि जो ये व्यक्ति खड़ा है, जो ऑब्जर्वेंट है, जो अब इस कार को चलते देख रहा है ना, कार यहाँ खड़ी थी तो इसने नहीं देखा, इसने जब देखा तो कार 5 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, प्रारंभिक इसने देखा, ठीक है। इसने प्रारंभिक जब देखा तो कार जो है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही थी यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए प्रारंभिक जो चाल है वो 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगी इस ऑब्जर्वेंट के लिए, ठीक है। अगर ये यहां से देखता तो इसके लिए 0 मीटर पर सेकंड हो जाती, ठीक है। तो आप कार को पहली बार कहाँ देखते हैं, ठीक है, ये पेपर में दिया रहेगा कि जब आप एग्जाम करने जाएंगे तो वहां पे लिखा रहेगा कि 5 मीटर पर सेकंड की प्रारंभिक वेग है ना, तो आपको पता चलेगा यू अच्छा ये है, अंतिम वेग है तो वी ये है, विस्थापन एस ये है। अब किसके किसके जो चीजें दी हुई हैं और क्या निकालना है, उस हिसाब से हम वो कौन सा गति का समीकरण लगेगा वो हमको डिसाइड करें। जैसे पहला समीकरण क्या था, पहला समीकरण यू वी बराबर यू प्लस ए टी था, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है ये पहला, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं तीसरे समीकरण की। गत का तीसरा समीकरण क्या है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 ए और एस। इसमें ध्यान से देखेंगे तो टाइम नहीं है, इसमें टाइम नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो इस समीकरण में टाइम नहीं आता है, जब समय ना दिया हो तो ये समीकरण ज्यादा काम आता है। जब टाइम ना दिया हो तो कौन सा समीकरण लगाएंगे, तो ये लगाएंगे कि वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 ए और एस, एस विस्थापन है, ए एक्सेलरेशन है, यू और वी पता ही है आपको, वी अंतिम वेग होता है और यू जो है प्रारंभिक वेग है, ठीक है, प्रारंभिक वेग है। अब इससे भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक मोटरसाइकिल है 10 मीटर पर सेकंड की प्रारंभिक गति से चल रही है, वह अब इसका इनिशियल दे दिया है, इनिशियल दे दिया है यू, ठीक है। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गति से त्वरण, त्वरण का दे दिया है कि भाई ये ए है, 100 मीटर मतलब इसका एस दे दिया। दूरी तय क्या करती है, देखो जो चीज सीधी चल रही है यहाँ से यहाँ तक को जा रही है, तो दूरी और विस्थापन वहां पे तो समान ही होगा ना, दूरी और विस्थापन वहां पे समान होगा। अब कैसे होगा, हमने कल भी बताया था, दूरी और विस्थापन में कोई ऐसा अंतर थोड़ी ना, बस दूरी क्या है कि विस्थापन जो है वो सदिश राशि है, वो एक दिशा में ही हो रही है। तो अब ये 100 मीटर दूरी तय कर रहा है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से कर रहा है, इसकी प्रारंभिक वेग 10 मीटर पर सेकंड है, त्वरण इसका जो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, एक दिशा में ही तो जा रहा है। तो दूरी और विस्थापन ऐसे जगहों पर समान होता है, जब हम जब भी लीनियर
मोशन की बात कर रहे हैं, संरेखीय गति की बात कर रहे होती है, वहां दूरी और विस्थापन समान ही होता है। ठीक है। सॉरी। समीकरण जो अब देख क्या है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 एस है। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना क्या है, वी स्क्वायर निकालना है, क्योंकि हमको प्रारंभिक वेग दिया है, एक्सेलरेशन दिया है, विस्थापन दिया हुआ है, तो हमने रखा और कैलकुलेट कर लिया। ठीक है। अब रूट 500 को कैलकुलेट करने के लिए हम नियरेस्ट वैल्यू तक जाते हैं। जैसे हमने कहा कि भाई 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 होता है, 21 का 441 होता है, 22 का 484 होता है, तो हमने देख लिया भाई 22 पॉइंट समथिंग है। ये जब आप ऑप्शन से जाएंगे तो आसानी से कर लेंगे, वहां बहुत कैलकुलेट करने मत लग जाना पेपर में, ठीक है ना। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन की। ये कल हम लोगों ने जब यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था, कल हमने बताया था ना यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि जब कोई मान लीजिए कोई कार चल रही है, ऐसे चल रही है, तो उसका मोशन जो है हर टाइम पे समान होता है, उसकी चाल हर जगह समान होती है। तो वो अब हम बात करते हैं डिस्टेंस और टाइम ग्राफ की। ठीक है। अब कोई कार है, मान लीजिए यहाँ पे खड़ी है, ठीक है, कोई कार यहाँ पे खड़ी है, वो 2 मिनट में 10 मीटर चलती है। ठीक है, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड है उसकी। ठीक है। 2 मिनट में 10 मीटर चलती है, तो 4 मिनट में कितनी चलेगी, 20 मीटर चलेगी। ठीक है, 4 मिनट में 20 मीटर चल रही है वही कार। ठीक है। अब 30 मीटर कितने में चलेगी, 30 मीटर कितने में चलेगी, ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, 30 मीटर चलेगी, ये यहाँ से यहाँ तक। ये ग्राफ में थोड़ा सा वो आ रहा है, बाकी 30 मीटर ऐसे चलेगी। ठीक है। तो 2 4 6 8 10 12 इधर चलती रहेगी, जिस हिसाब से उसका टाइम बढ़ता रहेगा उस हिसाब से उसका डिस्टेंस बढ़ता रहेगा। चूंकि ये यूनिफॉर्म मोशन में है, जिस मोशन में जैसे अगर मान लो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से शुरू में उसने चलना शुरू किया, तो 10 ही किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी। अब जब 10 किलोमीटर के आवर के साथ चल रही है, तो अगर 1 मिनट में 1 घंटे में 10 चल रही है, तो 2 घंटे में 20 चलेगी, 3 घंटे में 30 चलेगी, 4 घंटे में 40 चलेगी, डिस्टेंस भी उसी में बढ़ेगा। इसीलिए जब इसका कभी भी इसका ग्राफ बनेगा तो ऐसे सीधी रेखा में बनेगा। ठीक है ना। तो डिस्टेंस और टाइम की, तो एग्जाम में अगर पूछ लेता है कि ये कौन सा ग्राफ है, तो ये हरदम बताना कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का है ना। पूछ लिया कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से कोई क्वेश्चन आ गया यूनिफॉर्म मोशन के लिए, तो ये वाला ग्राफ ही सिलेक्ट करना हरदम। ठीक है। या ये ग्राफ देके पूछ लिया कि ये कौन सा ग्राफ है, तो बता देना डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, मतलब समान एक समान गति के लिए डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है। ठीक है ना। अब दूसरा आ जाते हैं द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब स्पीड जो है एक समान नहीं है। पहले स्पीड मान लो यहाँ पे चले तो यहाँ पे स्पीड कुछ 10 मीटर पर सेकंड थी। ठीक है। यहाँ पे आए तो 20 मीटर पर सेकंड हो गई। ठीक है। अचानक यहाँ पे एक्सेलरेटर बढ़ा दिया भैया 50 मीटर पर सेकंड से, तो अब ये इस अचानक से जो है, अब जितना तेज स्पीड चलेगा उतनी ज्यादा गति तय करेगा। ठीक है। टाइम सेम ही लग रहा है, लेकिन इसकी जब स्पीड इसने बढ़ा दिया तो दूरी ज्यादा तय करने लगा, तो ये ग्राफ ऐसे बन जाता है। ठीक है, अब समझ में आ रहा है। तो जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा तो उसका ग्राफ कुछ डिस्टेंस के साथ ऐसे ऐसे बढ़ता रहेगा, जब वो स्पीड बढ़ाता गया तो ये ग्राफ ऊपर को जाता रहा। ठीक है ना, इस बात को समझो। अब आ जाते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। जैसे कि अभी हमने पहले बात की है कि टाइम और वेलोसिटी। ठीक है। अब वेलोसिटी मान लीजिए समान, यहाँ पे टाइम टी लग रहा है, वेलोसिटी मान लीजिए हमने कह दिया कि वी मीटर पर सेकंड है, उसी हिसाब से डिस्टेंस बढ़ती रहेगी। ठीक है। डिस्टेंस कांस्टेंट कम बढ़ती रहेगी। मान लीजिए स्पीड समान है, टाइम समान लग रहा है, तो कांस्टेंट डिस्टेंस भी हम वो करते रहेंगे। ठीक है ना। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर बॉडी हैविंग ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हमने क्या कहा कि त्वरण समान है, मतलब अगर हमने यहाँ 10 से त्वरण 12 किया है, तो 12 का मतलब 2 का ही त्वरण लग रहा है। ये नहीं कि एक्सीलेटर हमने दबा दिया 80 पे कार सेट हो गई, तो 80 पे ही चलती जा रही, 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 ऐसा है। ठीक है। ये नहीं कि हम बार बार घटा बढ़ा रहे हैं। ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ द नेचर ऑफ द ग्राफ शोज दैट द वेलोसिटी चेंज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल टाइम। Thus, for all the uniformly accelerated motion, the velocity time graph in straight line. जब आपका जो त्वरण है वो समान रहता है, त्वरण समान रहता है, तो वेलोसिटी और टाइम के जब भी ग्राफ बनाते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगी ना, क्योंकि एक समान गति एक समान त्वरण दे रहे हैं, समान गति से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो उसी हिसाब से डिस्टेंस भी कवर करते जा रहे हैं। ठीक है। अब थोड़ी सी बात करते हैं मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु की गति। अच्छा, फ्री फॉल मोशन के बारे में बात करते हैं। कोई चीज है, कोई पेड़ पे
फल लगा हुआ है, जब वो फ्री फॉल करता है ऐसे ऐसे ऐसे, मान लो यहाँ पे ये मान लो एप्पल है, ये गिर रहा है, तो ऐसे ऐसे तो नहीं गिरेगा ना ये, ठीक है। अब एप्पल गिरा तो इधर को गिरा, नीचे को लगती क्या है, पृथ्वी से नीचे को क्या लगती है, फल को नीचे क्यों गिरा रही है, क्योंकि नीचे को ग्रेविटी लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे एसेलरेशन नहीं है, एसेलरेशन की जगह पे यहाँ पे ग्रेविटी लग रही है, ठीक है, याद रखना ये चीज। यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं, यहाँ त्वरण नहीं लग रहा है, यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के ही कारण तो हम खड़े हो पाते हैं, या जब न्यूटन पेड़ के नीचे बैठे थे और एप्पल गिरा था, तो उन्होंने यही तो देखा था कि भाई नीचे क्यों गिरा, क्योंकि नीचे जो है गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, ग्रेविटी लग रही है, न्यूटन ने कहा था। तो जब सभी वस्तुओं को वायु माध्यम मतलब निर्वात की अनुपस्थिति में गिराया जाता है, जब जहां पे वायु माध्यम, तो सभी एक ही समय पे जमीन पहुंचती हैं, ठीक है। वायु माध्यम में वायु मुक्त रूप से गिरते हुई वस्तु की गति कुछ प्रतिरोध प्रदान करती है, जैसे हवा चल रही है और सेब गिर रहा है तो कुछ हवा ऐसे ऐसे लगेगी ना इसके ऊपर, ठीक है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में यह बहुत छोटा होता है। लेकिन अगर मान लीजिए पत्थर ऊपर से नीचे को गिर रहा है तो हवा थोड़ी पत्थर को हिला लेगी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल जो है ना वो ज्यादा लग रहा है हवा की उसकी तुलना में, ठीक है ना, जो हवा घर्षण कर रही है उसकी तुलना में। इस बात को समझो। मुक्त रूप से गिरने के दौरान सभी वस्तुओं में त्वरण का अनुभव होता है। जब कोई चीज फ्री फॉल होती है, ठीक है, फ्री फॉल होती है तो उसमें त्वरण का अनुभव होता है। लेकिन किसी वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला यह त्वरण द्रव्यमान में स्वतंत्र होता है। इसका अर्थ है कि सभी वस्तुएं चाहे खोखली हो, ठोस हो, बड़ी हो, छोटी हो, समान गति से ही गिरेंगी। मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड के लिए गति के समीकरणों में ए को जी अर्थात गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण से प्रतिस्थापित करके प्राप्त किया जाता है। यही बात अभी हमने बताई। मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड के लिए जो प्रारंभ में विरामावस्था में u बराबर 0, क्योंकि वो कहीं पे पेड़ पे फल लगा है या कहीं पे स्थिर है ना, इस प्रकार हमें निम्नलिखित समीकरण प्राप्त होते हैं। v बराबर जी टी कहाँ से प्राप्त हुआ, v बराबर u प्लस ए टी होता है, क्योंकि एक स्थान पे हमने g रख दिया, ठीक है। तो चलो अच्छा, नेक्स्ट पेज पे हम सारे तीनों इक्वेशन निकाल ही देते हैं ना। आ जाओ। v बराबर u प्लस ए टी होता है, क्योंकि जब ऊपर से गिर रहा है तो एक्सेलरेशन न लग के त्वरण लग रहा है, इतना ही समझना है, बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। त्वरण की जगह नहीं लग रहा, अब यहाँ लग रहा है ग्रेविटी, ठीक है। तो एक के स्थान पे हम क्या रख देंगे, जी रख देंगे। u जो है चूंकि शून्य है, क्योंकि प्रारंभिक वेग इसका कुछ है ही नहीं, तो अब ये हो जाएगा v बराबर जी टी, ठीक है, v बराबर इसका जी टी हो जाएगा। अब दूसरा समीकरण क्या होता है, दूसरा समीकरण क्या होता है, v बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है ना, v बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चूंकि हमने u जीरो रखा तो ये वाला पूरा जीरो हो गया, ए की जगह पे जी रख दिया, तो समीकरण क्या आया, v बराबर 1/2 जी टी स्क्वायर। ये सेकंड समीकरण आ गया, ठीक है। अब तीसरा क्या है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस है, यू स्क्वायर से जीरो हो गया, ए की जगह पे जी रख दिया तो टू जी एस हो गया, वी स्क्वायर बराबर टू जी एस हो गया, ठीक है। तो तीनों समीकरण इससे हमको मिल गए फ्री फॉल के केस में, ठीक है। अब पेपर में आया कि मुक्त पतन के लिए गति के तीनों समीकरण हम बता दे रहे हैं, अभी जो हमने समझाया इसको हम थोड़ा उदाहरण लेके भी बता दे रहे हैं। कहा फ्री फॉल में एक्सेलरेशन जी और नीचे की दिशा को धनात्मक होता है, नीचे को अगर ग्रेविटी लग रही है तो जी लगेगी, अगर कोई चीज हम ऊपर को फेंकेंगे तो माइनस जी हो जाएगा ना। मान लो कोई फल है हमने हाथ में लिया या पत्थर लिया पेड़ पे मारा, तो अभी तो हमारा इनिशियल जीरो है, लेकिन जब ऊपर को जा रहा है गति के मतलब कि जो ये आपके ग्रेविटी नीचे को लगती है, ये ग्रेविटी के विपरीत जा रहा है तो ये माइनस जी लगेगा यहाँ पे। ये ऐसे केस भी आते हैं, हालांकि अभी तक पेपर में आया नहीं, लेकिन आया तो आप बता देना कि जब पत्थर ऊपर को मार रहे हैं, जब ऊपर से ग्रेविटी के विपरीत जा रहा है तो माइनस जी हो जाएगा, इसी फार्मूले में जो अभी हमने बताया आपको। यदि v बराबर u प्लस जी टी होता है, एक की जगह जी रख दिया, v u जीरो हो गया तो आ गया v बराबर g और t। उदाहरण अगर t 3 सेकंड है, अब स्पीड कैसे हो जाएगी, अब t अगर 3 सेकंड है और g इसमें 9.8 लिया, हम 10 ले लेते हैं तो 30 मीटर पर सेकंड के उससे अगर फल कोई गिर रहा है 3 सेकंड में नीचे आ जा रहा है पटाख से, तो हम ये मान ले रहे हैं कि 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नीचे गिरा है, ठीक है। अब दूसरा ले लेते हैं, यस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यू जीरो लिया तो ये सेकंड इक्वेशन आ गई हाफ जी टी स्क्वायर। अब हमने कहा कि कोई चीज है जो 2 सेकंड में नीचे गिर गई ऊपर से, तो इसका मतलब है कि 19.6 मीटर, ठीक है, उसका विस्थापन हुआ है। कैसे पता चला, अब जी यहाँ पे 9.8 ले रहे हैं तो 9 हाफ लिया,
1/2 लिया, जी की जगह पर 9.8 का 10 ले लेते हैं हम, इसको हटा देते हैं ना, 10 ले लेते हैं, और टी हमने कहा 2 है, 2 दूनी 4 हो गया, 2 से काटा 2 हो गया, तो इस विस्थापन 20 मीटर का विस्थापन हुआ, मतलब ये वस्तु जो गिरी ना, ये 20 मीटर से गिरी है, ये निकाल लेंगे। और तीसरा v बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gс, तो फार्मूला v स्क्वायर बराबर 2gs आया, जो कि u जीरो हो गया, पहले बताया ना कि इनिशियल स्टेज जीरो हो जाता है, a की जगह p g हो जाता है, बार बार वही बात। अब विस्थापन इसमें दिया है कि 20 मीटर का विस्थापन है, तो हमने विस्थापन की वैल्यू रख दी, जी की हमें पता है, तो हमको ये पता चल जाएगा कि अंतिम वेग इसका कितना होगा, 19.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब हमने इसको कैच किया तो लगभग 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी पर सेकंड से वो स्पीड में नीचे आ रही थी, ठीक है। अब एक बात और जब हम किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंकते हैं, जैसे ग्रेविटी नीचे को लगती है, और अगर हम कोई चीज को ऐसे ऊपर को फेंकते हैं, तो वह गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण की विपरीत गति होती है। इधर को तो ग्रेविटी नीचे को लगती है ना, इधर को ग्रेविटी ऊपर को लगेगी, तो इधर को प्लस जी है, तो इधर को माइनस जी हो जाएगा। नीचे की ओर गति करते समय ए को प्लस जी, तो जैसे ये समीकरण है v बराबर यू प्लस ए टी। अगर यही समीकरण में अगर हम फ्री फॉलिंग की बात करें तो v बराबर यू प्लस जी टी, क्योंकि v बराबर जी टी हो जाएगा, u जीरो हो जाता है इनिशियल। अब नीचे से ऊपर को फेंकेंगे तो माइनस जी टी हो जाएगा, बस इतना याद रखना है, ठीक है। तो आज हमने जो है आपको गति की, इसीलिए मैंने बहुत नहीं रखा क्योंकि ये न्यूमेरिकल टाइप की चीज़ है, तो आपको मुझे लगा कि, और ये लेक्चर एकदम खत्म होने को है, इसके बाद एक लेक्चर और लेंगे, मोशन खत्म हो जाएगा, ठीक है, मोशन खत्म हो जाएगा। और उसके बाद मोशन के बाद हम धीरे 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 करके फिजिक्स को खत्म करने की कोशिश करेंगे, आराम से इसलिए चल रहे हैं क्योंकि आपको एक एक चीज़ समझ में आए, और जो भी चीज़ें आपको यहाँ नहीं समझ में आएंगी, जब हम क्वेश्चन आंसर Q&A करा रहे होंगे, तो उसमें प्रीवियस ईयर भी कराएंगे। मैंने बार बार मैं रोज बताता हूँ कि हम प्रीवियस ईयर भी कराएंगे, Q&A कराएंगे, प्रीवियस ईयर कराएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे आपको, तो आपको एक एक चीज़ें, थियरी, फिर Q&A, फिर प्रीवियस ईयर, जब आप इतना कर लेंगे तो फिजिक्स में जो भी आएगा वो कहीं ना कहीं आपसे पढ़ा हुआ देखा हुआ होगा, और आप आंसर टिक करके आएंगे। कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जैसा आप आज जिसने भी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का रिजल्ट देखा हो, जिसका भी हुआ हो, उसको पहले तो बहुत बहुत मुबारक है। जिसने भी रिजल्ट देखा हो उसने एक चीज़ देखा कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है, वैकेंसी कम हो रही है। अभी जेई की वैकेंसी आई है जो कि बहुत कम है, 2500 के करीब है। 2500 वैकेंसी क्या होती है, पूरे भारत में है, ठीक है ना। बहुत लड़के जो डिप्लोमा हैं, जो इंजीनियरिंग है, जैसे मैं भी एक इंजीनियर हूँ शिक्षा से, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, आपको पढ़ना पड़ेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर रखने पड़ेंगे, तब जाके होगा, ठीक है ना, मैराथन। और इससे जो है सिलेक्शन नहीं होगा, आप ये हो जाएगा कि अगली बार हो जाएगा, ये वाला विश्वास वो देता है ना। तो इस बात को समझिए, और आपको मैंने जैसा भी कहा है, एक बात हरदम याद रखिए कि मैं, अगर आप मुझसे जुड़ते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए और उस व्यक्ति तक पहुंचाइए जिसको इसकी ज़रूरत है। कमेंट तो करना ही है, शेयर करना है, कमेंट करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लाइक करना है, ठीक है, और सब्सक्राइब करना है आपको, ठीक है, सब्सक्राइब करिए और लोगों से करवाइए, जिनको ज़रूरत है वहां तक इस वीडियो को पहुंचाइए, ठीक है। ये ये चैनल एकदम फ्री रहने वाला है, ठीक है, और ऐसा नहीं कि हम केवल आरआरबी के लिए रहेंगे, जो भी अन्य तैयारियां होती हैं, धीरे धीरे हमारी टीम जो है सबके लिए कंटेंट तैयार कर रही है, बेहतर लोगों की खोज कर रहे हैं हम लोग, ताकि उनके माध्यम से जो लोग जिस क्षेत्र में एक्सपर्ट हैं, ठीक है, जैसे मैं आपको फिजिक्स करा दूंगा, ठीक है, मैं खुद कराऊंगा, और मैं आपको क्वांट या मैथ सेक्शन आपको बहुत अच्छा करा दूंगा, ठीक है। मेरा फिजिक्स अच्छा है, मेरा क्वांट बहुत अच्छा है, जो चीज़ें मैं करता आया हूँ पहले से, ठीक है ना, जिसमें मुझे पता है कि कहाँ से आएगा, क्या आएगा, कितना आएगा, कितना पढ़ाना है, कितना नहीं पढ़ाना है, इस बारे में मेरा अनुभव है अपना। और आपके लिए बेहतर टीम रहेगी जो आपको बेहतर चीज़ें उपलब्ध कराएगी। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए या कुछ भी चाहिए तो आप हमको बताएंगे, तो हम आपको इसका पीडीएफ भी उपलब्ध करवा देंगे, ठीक है ना। और जब क्वेश्चन आंसर सीरीज चलेगी या प्रीवियस उसको चलेगी, उसका तो हम डलवाएंगे ही, और आपको टाइम पे ये भी बताएंगे कौन सी टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी है जिससे आप अच्छा मार्क्स ले आएँ। हमारे पास समय है, अभी कोर्ट का स्टे का जो भी हुआ है उससे आप घबराइएगा नहीं, 30 अक्टूबर को रिजल्ट लगभग फाइनल हो जाएगा और पेपर यथा समय ही होगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है ना। थैंक यू दोस्तों।